रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हमारे साथ तो हैं ही। मैं हूँ वशवा खान और आप देख रहे हैं फिश टीवी। तो जनाब, देखते हैं आपको, सुनते कानों। आज हम आपको इस हकीकी पाकिस्तान के फर्जंद के मुतालिक बात करेंगे, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि शायद बरज़गीर की हर फैमिली का हिस्सा थे। जनाब, आज इनके ऊपर बात करने से पेशतर से कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल विश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। बेल के बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक जरूर देखें। तो जनाब, अपने कमेंट्स का इजहार करना ना भूलिएगा। बात हम कर रहे थे तारिक अजीज के बारे में। 28 अप्रैल 1936 को जालंधर, इंडिया में पैदा होने वाला ये जवां मर्द क़याम पाकिस्तान के मौका पर हिजरत करके पाकिस्तान आ गया। तारिक अजीज ना सिर्फ खुद बल्कि उनकी पूरी फैमिली पाकिस्तान से जो मोहब्बत करती थी वो दीदनी और लाजवाल थी। उनके वालिद की मोहब्बत और वालहानापन पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान बनने से पहले ही उन्होंने अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर गुलिस्तान पाकिस्तान की तख्ती लगाई थी और उनकी मोहब्बत, उनकी औलाद तारिक अजीज में नजर आती थी। इब्तदाई तालीम तारिक अजीज ने इंडिया जालंधर से ही हासिल की, मगर उनकी उर्दू बहुत ही बाकमाल थी। जब आप पाकिस्तान में आए और अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से किया, तारिक अजीज की आवाज़ में जादू था, जोश था, जज्बा था जो नजर आता था। आवाज़ का उतार चढ़ाव इतना बाकमाल था कि जो भी बात करता गर्विदा हुए बगैर नहीं रह पाता था। नवंबर 1964 को जब पाकिस्तान टेलीविजन ने अपनी आंख खोली तो टेलीविजन की आंख खुलते ही पहला अक्स और पहली आवाज़ पाकिस्तान टेलीविजन से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान की जो आवाज़ गूंजी वो तारिक अजीज की थी। 1967 में आपने वहीद मुराद और ज़ेबा के साथ एक फिल्म की जिसका नाम था इंसानियत। हारा हुआ इंसान भी उनकी बड़ी मशहूर फिल्म थी जिसने लोगों के दिलों में पजीराई डाली। नीलाम घर 1975 में शुरू हुआ। जी जनाब, नीलाम घर यही उनकी वजह शोहरत भी बना, कह लीजिए, और ये कह दीजिए कि हमारे फैमिली मेंबर भी इसी शो से बने। जनाब, जब ये प्रोग्राम लगता था उन दिनों में जुमे के दिन छुट्टी होती थी और जुमेरात को वीकेंड होता था, और वीकेंड को यानी जुमेरात को ये प्रोग्राम लगता तो सारे का सारा घर जो था इस प्रोग्राम को देखने बैठ जाता। इस प्रोग्राम में इस फुर्तीले और शौक होस्ट ने सभी को अपने शहर में झकड़ दिया, और ऐसा झगड़ा कि कोई भी उनके शो को छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं होता था। नीलाम घर शो अलहमरा के वसीओ अरीज हॉल में होता। वैसे आजकल के जो शोज हैं या तो किसी पुरानी फैक्ट्री में होते हैं या फिर दूर दराज के ऐसे इलाकों में जहाँ पर हर कोई इंसान जाने से थोड़ा सा कतराता ही है। इस शो में इब्तिदा से यानी कि तारिक अजीज का जो शो था नीलाम घर, उसमें इब्तिदा से ही बहुत ही नसीहत अमेज आगाज होता, और ऐसा आगाज होता कि जो नसीहत ही नहीं लगती बल्कि फौरन जहन उसको कबूल भी कर लेता। और मज़े की बात तो ये है कि सवालात करने का अंदाज ऐसा होता कि इंसाइक्लोपीडिया की इतनी अहमियत हो गई कि सवाल तो शो में किए जाते और जवाब हर घर से आ रहे होते। तालीम व अदब और तालीम का जो जज्बा था ऐसा परवान चढ़ा कि हर सवाल के ऊपर बेशकीमत तहाइफ बेदरेक दिए जाते। इस शो की पजीराई इतनी थी कि इंडिया में भी इससे मिलता जुलता एक शो शुरू हुआ। जी हाँ, क्विज प्रोग्राम शुरू हुआ। जहाँ पर जो प्रोग्राम थे उसको अगर आप सुनेंगे, उस प्रोग्राम के जो इनामात थे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। उस प्रोग्राम पे जो इनामात मिलते थे वो था एक गिलास, एक प्लेट, एक चम्मच, इस तरह के नाम। और ख़ास तौर पे जो उनके होस्ट की जो आवाज़ होती थी वो भी इतनी माठी होती बल्कि कमतर होती थी कि देखने में लगता था जैसे कोई मस्कीन शो करने आया है। दूसरी तरफ नीलाम घर में जो हमारे तारिक अजीज साहब थे, जब ये प्रोग्राम करते तो ऐसा लगता जैसे कोई शेर प्रोग्राम कर रहा है, जिसकी गरजदार आवाज़ और फुर्तीला अंदाज देखने वाले को दाद देने पर मजबूर कर देता। तारिक अजीज हर प्रोग्राम में अपना जो अंदाज दिखाते, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनते, वो ख़ास तौर पर ईस्टर्न ड्रेसेस यानी शलवार कमीज़ भी पहनते, और उनके जो शलवार कमीज़ का अंदाज़ होता था वो भी देखने के काबिल था। तो उनकी जो बाजू और जो बाजुओं के अंदाज, और सबसे बढ़कर तो आपको ये बताएं उनका स्टाइल बड़ा खूबसूरत होता था। यानी कि प्रोग्राम के अंदर आप देखें
کہ ان کے ساتھ جو ہوسٹ بھی ہوتی تھی وہ بھی مشہور ہو جاتی تھی، وہ صرف اس وجہ سے کہ نیلام گھر میں ان کے ساتھ ہوسٹ کر رہی ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کی ڈریسز کے بارے میں، یعنی طارق عزیز کی ڈریسز کے بارے میں۔ طارق عزیز کی جو ڈریسز ہم دیکھتے تھے اس میں جو شلوار قمیص کے خاص طور پہ جو آستینوں کا جو سٹائل ہوتا تھا وہ تو با کمال ہوتا تھا۔ ان کے بالوں کے جو کلرز ہوتے تھے، کبھی کسی طرح کے بالوں کو کلر کرواتے، کبھی کسی طریقے سے، یعنی کہہ لیجیے کہ وہ بالکل اویئر تھے کہ کس طریقے سے فیشن کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ جو بھی کام کرتی، جو بھی ہوسٹ ان کے ساتھ کام کرتی، وہ خود ایک برانڈ بن جاتی۔ ارم حسن کا تعلق، جو کہ ایک بہت ماضی کی مشہور اداکارہ ہے، ان کا تعلق بھی ان کی کو ہوسٹ سے ہی تھا، ان کی کو ہوسٹ سے ہی نکلی تھی وہ۔ اور بہت ہمارے ایسے فنکار جو ان کے پروگرام میں آئے اور آنا، اور وہیں سے انہوں نے پہلی دفعہ ٹی وی اسکرین پر اپنی جھلک دکھائی۔ ایمان اللہ، ان کے متعلق ہمیں شاید نہیں معلوم، لیکن پہلی دفعہ وہ نیلام گھر میں آئے تھے۔ اس کے علاوہ اتحاد ٹھاکر اور خاص طور پر آج کل نوجوانوں کے ہر دل عزیز اقرار الحسن اسی پروگرام میں ایک بیت بازی کے مقابلے میں جیت کے گئے تھے۔ اور ان کے ساتھ جو ابھی ہم ہوسٹ کی بات اب کر رہے تھے کہ اتنے نامور نام تھے کہ نہ صرف وہ شوبز انڈسٹری کا حصہ بنے بلکہ بہت ہی باکمال طریقے سے انڈسٹری کا حصہ بنے۔ طارق عزیز اپنی کالج لائف سے ہی سیاست میں بھی بہت ایکٹیو تھے۔ انہوں نے 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اور ان دنوں میں طارق عزیز 5 برانڈ سوشلسٹ کے طور پہ جانا جاتے تھے، اور بھٹو کی ریلیز میں ان کے سلوگن جان ڈال دیتے تھے۔ لیکن جب 1989 میں بے نظیر کی گورنمنٹ آئی تو ان کو بے نظیر میں بھٹو والی بات نظر نہیں آئی، اسی لیے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور دوبارہ سے 1996 میں انٹرٹینمنٹ پر جوائن کر لی، یعنی کہ دوبارہ سے اپنے شو میں ہی بزی ہو گئے۔ پھر 1997 میں مسلم لیگ نون کے، اس وقت تو ہے مسلم لیگ ہی تھی، مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، اور مزے کی بات یہاں بھی ہے کہ اس پروگرام میں، یعنی اس الیکشن میں انہوں نے، آپ کو معلوم ہے کس کو شکست دی تھی جناب؟ انہوں نے شکست دی تھی آج کی مشہور و معروف شخصیت جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، اور ان کو شکست دی، بلکہ بڑے مارجن سے شکست دی۔ جی ہاں، ہم عمران خان کی بات کر رہے ہیں، اور اتنے باصلاحیت تھے کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ آپ کی ہر بات بڑی زبردست تھی، آپ کو ڈاکٹر طارق عزیز بھی کہا جاتا تھا، لیکن وہ آپ ویسے ڈاکٹر تو ہے نہیں تھے، لیکن پڑھنے سے اور کتابوں سے جو شغف تھا وہ آپ کی گفتگو میں ہی نظر آتا تھا، اور آپ کے انداز بیان اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ ہر طبقے کا بندہ اس کو نہ صرف اپنی فیملی کے ساتھ بھی دیکھتا بلکہ محسوس بھی ہوتا۔ خیر، ان کی سیاست کی بات ہم کر رہے تھے تو انہوں نے 1997 میں الیکشن بھی جیتا، تو لیکن جب مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر اٹیک کیا تو طارق عزیز کو یہ سب کچھ بہت ہی اتنا برا لگا کہ اس کا جو گلٹ تھا ان کو ساری عمر رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر دی۔ پرویز مشرف کے دور حکومت میں مسلم لیگ کے جب دھرے ہوئے اور مسلم لیگ کاف وجود میں آئی تو ان کی فرمائش پر آپ دوبارہ سیاست میں آئے، لیکن نہ ہی تو آپ کا دل تھا اس طرح سے، نہ ہی جوش اور نہ ہی جذبہ، کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ آپ اس سب سے باہر رہ کر زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہاں سے ایک آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ باہر رہ کے طارق عزیز نے زیادہ طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا اور لوگوں کو کی ہیلپ بھی کی۔ انٹرٹینمنٹ کی ہم جو بات ہم کر رہے ہیں تو طارق عزیز کا جو سٹائل، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے آپ سے بتا رہے تھے، ان کا سٹائل ہی علیحدہ تھا۔ ہاتھ اٹھا کر جس طرح سے وہ ہر سوال کے جواب میں پذیرائی دیتے وہ باکمال تھا، اور ان کے اس سٹائل کو نہ صرف ایکٹرز نے مطلب ان کی نقل کی بلکہ کھلاڑی بھی نقل کرتے تھے۔ کھلاڑی اپنے گراؤنڈز میں ہاتھ اٹھا کر اسی طرح سے داد وصول کرتے، اور مزے کی بات تو یہ ہے سیاستدانوں نے بھی ان کی بہت زیادہ نقل کی۔ آپ کو کتابوں سے بہت زیادہ شغف تھا، آپ اتنی کتابیں پڑھتے تھے کہ آپ کے ہر انداز میں ہی لگتا تھا کہ جیسے کہ بہت ہی فنون لطیفہ کا بہت ہی ماہر بندہ بات کرے، ویسے وہ تھے بھی۔
अगर हम उनकी किताबों से मोहब्बत की बात आप करें तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी 2 किताबें बहुत खूबसूरत लगती हैं मुझे भी, और आप भी ज़रूर पढ़िएगा। पंजाबी में उनकी किताब है हमजाद दा दुख और इकबाल शनासी, बहुत प्यारी किताब है। अगर आपको मौका मिला तो ज़रूर लिखिएगा। और जिस तरह से उन्होंने इकबाल का जो पैगाम था सब लोगों के साथ शेयर किया, वो भी बाकमाल था। वैसे उनका एक शेर बहुत प्यारा है जिसमें अपनी माँ के नाम के हवाले से वो कह लीजिए कि माँ का कह लीजिए कि उनको बहुत ज़्यादा एहसास था, प्यार था माँ के साथ में, और वो समझते थे कि माँ का एक ऐसा जज्बा होता है जो बहुत ही बेमिसाल और कह लीजिए ऐसा पुरखलूस होता है कि जिसकी के बारे में बात करनी चाहिए। उनका एक शेर बड़ा प्यारा है, आप सुनेंगे तो यकीनन महसूस होंगे। सुनाते हैं आपको शेर। दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नां, दूर परे आसमान ते रब सच्चे दा नां, हेठा इस जहां विच बस एक मां ही मां। जनाब तारिक अजीज साहब की कोई औलाद नहीं थी। आमतौर पर तो लोग यही समझते हैं, लेकिन है उनकी औलाद से पहले ये भी बताते जाएं कि उनकी शादी एक पख्तूनख्वा घराने में हुई थी। उनकी मिसेस पख्तूनख्वा है, एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। अब उनकी औलाद के बारे में हम बात कर रहे थे। उनकी शादी उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन उनका एक बेटा था जो आम तौर पे लोगों को पता ही नहीं है। वो क्योंकि बहुत छोटी उम्र में फौत हो गया था। और साने का भी जब भी कभी बात होती थी तारिक अजीज साहब से, वो बहुत ही बाकमाल और बहुत ही कमाल ज़ब्त का मुजाहरा करते। उनकी मिसेस बताती हैं, जिनके स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, कि कभी भी उन्होंने इस बात का कोई दुख रंज एहसास नहीं किया। वो एक ही बात कहते थे और बाकमाल तरीके से कहते थे कि अल्लाह ताला की नेमत थी, उसने जब चाहे ले ली। और ये बात कहना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान से मोहब्बत उनके अंदाज में झलकती थी, खास तौर पर जब प्रोग्राम के एंड पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते थे, ये फलक शगाफ नारा। वो बता देता था कि उनकी मोहब्बत क्या है पाकिस्तान के लिए, और वो पाकिस्तान को क्या अहमियत देते हैं, और पाकिस्तान से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं है। खैर, अब उनके अगर वेलफेयर की बात आप करें तो इस पर अलग डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो कि आप देख रहे हैं, इसमें तो हम उनका एक तो काबिल जायज़ा ही ले रहे हैं, लेकिन आपको जैसे टाइटल में भी आपने देखा कि तारिक अजीज साहब ने अपनी आंखें तक डोनेट कर दी थी। जी हाँ, आपने आंखें तक डोनेट कर दी थी, क्योंकि आपको अपनी डोनेशन के साथ में बहुत प्यार था, आपको लोगों के साथ बहुत प्यार था। आप बहुत सारे क्विज प्रोग्राम खुद जीते और उसके इनामात आप दे देते थे गरीबों में। आपने ऐसी लोगों के लिए हेल्प की कि जिसको कभी भी मंजर आम पे नहीं लाया, इसलिए कि आपको लोगों से मोहब्बत थी। आप अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, खौफे खुदा रखते थे। ये बात थी कि तारिक अजीज़ का यही जज्बा, पुरखलूस जज्बा, हमारे दिलों की धड़कन बन गया, और आज भी वो हमारे दिलों में वो जिंदा है। उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खलूस, ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो बहुत थोड़ा छोटा ही नाम है। हमारे दिल में जो उनका मुकाम है वो बहुत 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 बुलंद है, और इंशाल्लाह बहुत बुलंद रहेगा भी। इस अजीम हस्ती ने मरने से पहले अपनी पूरी जायदाद पाकिस्तान के नाम कर दी। जी हाँ, पाकिस्तान के नाम कर दी। उन्होंने नहीं सोचा कि मैं किसी और को इस तरह से इसमें शामिल करूं कि ना करूं, ये आप और हमारे बारे में सोचा। तो जानिए, देख लीजिए कि एंड पे भी इन्होंने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो आज हम पाकिस्तानियों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हर गाम पर ना सिर्फ हम उनके लिए उनको दुआ में याद रखें, बल्कि उनके कहे हुए फरमा जो आपने बताए, हमें नसीहतें की, इसके ऊपर अमल करने की भी कोशिश करें। ये 84 साला वो मर्द जो एंड तक इतना हशाश बशाश दिखता रहा, इसकी वजह उनके अंदर की सच्चाई थी। इसकी वजह उनके अंदर का वो खलूस था जो झलकता था, जो नज़र आता था कि वो किस किस्म के अजीम इंसान थे। आप और मैं तो सिर्फ उनकी बात कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देखिए उनके ट्वीट जो उन्होंने फौत होने से पहले किए, तो देखिए उनकी अजमत किस तरह से दिल में बुलंद होती है। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ कमेंट्स में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसी लगी, ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी, इसके मतलब ज़रूर राय दीजिएगा।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को ऑन करके नोटिफिकेशन ऑन करें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया।